Good morning, everyone. How are you? Good morning. Ma'am, Good morning, good ma'am. I am morning. fine, I'm ma'am. fine, What ma'am. What about about you? you? I'm also fine. And हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, वीटर विलेट्स एंड थ्राइविंग टाउन्स, तो आज हमें इस चैप्टर में और आगे पढ़ना है, ठीक है? एक स्टोरी पढ़ी थी हम सभी ने कल की क्लास में, याद है आप सभी को? किस तरह एक पुअर मैन अपनी चालाकी से उसने बहुत ज्यादा अर्निंग कर ली थी, याद है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो एक मरे चूहे की वजह से। यस, एक मरे चूहे के साथ। स्टार्टिंग में उसके पास कुछ भी नहीं था, केवल एक मरा हुआ चूहा था, एक डेड रैट, और उसी डेड रैट के चलते बाद में उसने कितनी सारी अर्निंग कर ली। उसके पास बहुत सारे कॉइन्स आ गए। तो ये जो स्टोरी दी हुई है ये जातक टेल्स में है, यानी कि बौद्ध भिक्षुओं ने लिखी थी। तो उस पर्सन को देखिए, पहले उसे कुछ कॉइन्स मिले थे जो उसे गार्डनर ने दिए थे। आफ्टर दैट बाकी बाद में उसे कॉइन्स जो उसे हॉर्स मैन ने दिए थे, हॉर्स राइडर ने दिए थे। तो ये कॉइन्स किस टाइप के थे, किस टाइप के सिक्के दिए गए थे उसे, और कौन से सिक्के थे जिसकी वजह से उसकी कमाई हुई थी, जिससे उसकी अर्निंग हुई थी। तो उन कॉइन्स के बारे में हमें पढ़ना है आज। ओके, यस। चलिए तो आगे पढ़ना है हमें। यस, तो हमने ये स्टोरी पढ़ी थी और इस टाइटल को हमने स्टार्ट किया था। हमारा टाइटल क्या था? फाइंडिंग आउट अबाउट सिटीज, स्टोरीज, ट्रैवलर्स, स्कल्पचर एंड आर्कियोलॉजी। तो सिटीज के बारे में, हमें नगरों के बारे में जानना, कहानियों के थ्रू। कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं, अब क्या रह जाता है? ट्रैवलर्स, स्कल्पचर एंड आर्कियोलॉजी। तो यात्री कौन से आए थे, अभी हमें एक यात्री के बारे में भी पढ़ना है, कौन था, कहाँ से आया था, क्या बताया उसने। दूसरी चीज हमें पढ़नी है स्कल्पचर, यानी कि शिल्पकला, क्या चीजें बनाई गई थी। दूसरा है आर्कियोलॉजी, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कैसे पता लगाया है और किन चीजों का पता लगाया है। तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ओके, यस मैम। चलिए तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। वी कैन यूज other kinds of evidence to find out about life in some of the early cities। तो हम बहुत सारे एविडेंस, एविडेंस का मतलब होता है साक्ष्य, सबूत या प्रमाण, हम कुछ भी कह लें। तो हम बहुत सारे एविडेंस का इस्तेमाल करते हैं ये पता लगाने के लिए कि जो अर्ली सिटीज थी, पुराने शहर थे, वो किस टाइप के थे। तो कभी कभार हमें सिक्कों से पता लगता है, कभी पुरानी गिरी हुई बिल्डिंगों से हम लोग पढ़ के पता लगाते हैं, कभी मंदिरों से पता लगाते हैं, कभी जो पिलर्स बनवाए गए हैं, जैसा कि अशोक ने खुदवाया था अपना अशोक स्तंभ। तो हमें बहुत सारी चीजों से पढ़ करके हिस्ट्री की जानकारी मिलती है पुराने शहरों की। स्कल्पचर्स कार्व सीन्स depicting people's live in towns and villages as well as in the forest। अब स्कल्पचर कार्व्ड सीन्स डेपिक्टिंग पीपल्स, अब बहुत सारे लोगों की आकृतियां जो है वो बनाई गई हैं जो कि शहरों में रहते थे या फिर जंगलों में रहते थे। और ये जो स्कल्पचर है ये कहाँ बनाए गए हैं, ये कहाँ पर की गई हैं ये कलाएं? मंदिरों में। तो बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जिनकी दीवारों पर या जिनकी रेलिंग पे बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाई गई हैं। आप भी किसी टेम्पल में गए होंगे तो देखा होगा कि वहां पर डिजाइन कर करके पैटर्न बनाए जाते हैं, देखा है आपने? यस मैम। चलिए अभी आपको ना Yes, इस ma'am. आपके इसी चैप्टर में एक ऐसा टेम्पल दिया हुआ है, एक ऐसे बिल्डिंग जिसकी दीवारों पर डिजाइनिंग की हुई है, यानी कि काट करके, कार्विंग करके, नक्काशी करके, खुदाई करके जब कोई डिजाइन बनाई जाती है तो उसे कार्विंग करना कहते हैं। जैसे आप लोग कभी आप लोग के घर में कभी पॉट आया हो, आपने देखा हो उसमें डिजाइन बनाई रहती है खुदाई करके, तो उसे कार्विंग कहते हैं। जब हम लोग पेंटिंग करके बनाते हैं तो वो कार्विंग नहीं होता, लेकिन जब खुदाई करके बनाते हैं डिजाइन तो वो क्या होता है? कार्विंग। जैसे भगवान जी की मूर्तियां बनाई जाती हैं तो इमेजिन करिए कि स्टार्टिंग में वो पत्थर रहा हो, बाद में उसे इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके उसमें डिजाइनिंग की जाती है, यानी कि उसमें क्या किया गया है? कार्विंग। तो कार्विंग का मतलब क्या होता है? नक्काशी करना। तो ऐसे ही बहुत सारे टेम्पल्स एंड बिल्डिंग्स हैं जिनमें कार्विंग की गई है, नक्काशी की गई है। इसका एक देखिए बेस्ट एग्जांपल दिया है सांची स्तूप, जो कि अशोक के टाइम पे बनवाया गया था। ये दिख रही है आपको पिक्चर? यस मैम। तो Yes, ये ma'am. सांची स्तूप की पिक्चर है।
महात्मा बुद्ध से रिलेटेड, बौद्ध धर्म से रिलेटेड, और उसकी दीवारों पर ये डिजाइन बनाई गई है, ये देखिए। तो ये डिजाइन पेंटिंग नहीं की है, कलाकारी नहीं की है इसमें। इसमें क्या किया गया है, खुदाई करके बनाए गए हैं, और कितनी बारीकी से बनाया गया है। देखिए सारे डिजाइन हमें क्लियर दिख रहे हैं, कहाँ हाथी बने हैं, कहाँ घोड़े बने हैं, कहाँ इंसान बनाए गए हैं, ये सारी चीजें हमें दिख रही हैं। दिख रही है ना? Yes, ma'am. तो ये क्या Yes, होता ma'am. है, कार्विंग। और जब पेंटिंग करके बनाई जाती है तो हम उसे कार्विंग नहीं कहते। कार्विंग क्या होता है, खुदाई करके बनाना, उकेरना, किसी चीज को पत्थर पर डिजाइन करके उकेरना, दिखाना। ठीक है। चलिए, तो अभी हमने एक बिल्डिंग देखी है, फिलहाल और भी बहुत सारे टेम्पल्स हैं हमारे इंडिया में जहां पर इस कार्विंग के थ्रू डिजाइन बनाए गए हैं। देखिए अब एक चीज और दिया है हमें यहाँ पर, ये वाली पिक्चर। तो ये क्या है, ये है नलकूप। जैसे आप सभी के यहाँ टॉयलेट बनाए जाते हैं, उसके लिए एक बड़ा सा होल बनाया जाता है, गटर, जिसमें पानी इकट्ठा होता है, वेस्ट इकट्ठा होता है। ऐसे ही बहुत सारे घरों का जो पानी जाता है, गंदा वाला पानी, उसको सीवर में इकट्ठा किया जाता है, बहुत बड़े से नाले में या मेन होल में। तो ये इस टाइप के बनाए गए थे। ये पहले, यानी जो पुरानी हमारी हिस्ट्री थी, जो पहले के लोग जो अपने घर बनाते थे ना, वो इस तरीके से बनाते थे, टॉयलेट वगैरह के स्टोरेज के लिए। ये टैंक हैं, और उन टैंक को हमें दिखाया, देखिए किस तरीके से उन्होंने ये टैंक बनाए हैं। ये पत्थरों से बनाए गए हैं। अब ये कौन से गांव से मिले हैं, हमें ये भी पढ़ लेते हैं हम। तो ये कहाँ से मिला है हमें, अभी इसके बारे में बताया जाएगा। देख, इसमें हो सकता है पिक्चर के साइड में हमें दिया हो। ये तो सांची स्तूप के बारे में दिया है। नहीं, इस पिक्चर के बारे में नहीं दिया, नीचे दिया होगा अभी। चलिए, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मैनी ऑफ द सिटीज दैट डेवलप्ड फ्रॉम अबाउट 2500 years ago वर कैपिटल्स ऑफ द महाजनपद दैट यू लर्नड अबाउट इन चैप्टर 5। तो बहुत सारे नए नए शहर थे, बस रहे थे महाजनपद के रूप में। पहले जनपद थे, बाद में महाजनपद बने, जहां पर एक बड़ा सा राजा होता था, और उसी महाजनपद में बाद में किंग हुए थे, मगध के किंग बिंबिसार, अजात शत्रु, ये सारे इसी महाजनपद में ही तो थे ना। तो Yes, ma'am. as we had Yes, seen, ma'am. some of these cities were surrounded by massive fortification walls. और अगर आपको याद हो तो हमने एक चीज और भी पढ़ी थी कि ये जो बड़े बड़े शहर थे, ये किससे घिरे रहते थे, फोर्टिफिकेशन वाल से, किलेबंद दीवारों से। यानी कि जहां पर बॉर्डर लाइन होती थी, जहां पर इनका राज्य खत्म होता था, ये राज्य की बाहरी दीवार बहुत ही ऊंची ऊंची बनवाते थे। पढ़ा था ना हम सभी ने। Yes, ma'am. तो यानी Yes, कि ma'am. जितने भी इनके ये जो महाजनपद के बड़े बड़े नगर थे, ये फोर्टिफिकेशन दीवारों से घिरे हुए थे, बड़ी बड़ी किलेबंद दीवारों से। इन मैनी सिटीज आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड रोज ऑफ पोर्ट्स और ceramic rings arranged one on top of other. These are मैम आपकी आवाज कट रही है। बेटा मैम अंश, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। बेटा अंश, नेटवर्क प्रॉब्लम है, अभी प्रॉपर जाने लगेगी। आप सब और बाकी सबको अब आने प्रॉपर आवाज लगी। आ रही है? Yes, ma'am. यस। तो बेटा Yes, ma'am. अगर आपके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगी ना, तो आपको आवाज नहीं सुनाई देगी प्रॉपरली, तो थोड़ा वेट करा करिए, वो अपने आप ही नॉर्मल हो जाती है आवाज। चलिए, तो आगे देखिए क्या दिया हुआ है हमें। हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को एक चीज और मिली है। क्या मिला है वो, अब उसी ऊपर वाले पिक्चर के बारे में बताया। देखिए, तो इन्हें क्या मिला है, रिंग वॉल, यानी कि गोल गोल दीवारें। अभी देखिए इसमें हमें क्या, ये जो टैंक बनाए गए हैं ना, ये रेक्टेंगुलर शेप में, स्क्वायर शेप में नहीं बनाए गए। कैसे बनाए गए हैं, रिंग वॉल। ये रिंग तरीके से बनाया गया ना। तो ये रिंग वॉल, Yes, ma'am. यस मैम। ये रिंग वॉल क्या है, इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। यस। तो ये रिंग से बनाए गए हैं। दीज आर नॉन एज रिंग वेल। इनको रिंगदार कुएं, यानी कि घुमावदार कुएं भी कहा जाता है। दिस सीम्स टू हैव बीन यूज्ड एज टॉयलेट। देखिए, अभी मैंने आपको पहले ही बताया था, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता था, टॉयलेट के लिए। यानी कि टॉयलेट का जहां पर ड्रेन, जहां पर करकट इकट्ठा होता है, जहां पर उसका गड्ढा बनाया जाता है, गटर बनाया जाता है, तो उसके लिए ये रिंग वेल बनाई गई थी। या और
केवल उसके ही लिए नहीं, गार्बेज डंप्स के लिए, ये लोग कूड़ा भी उसी में भरते थे। दिस रिंग वेल आर यूजुअली फाउंड इन इंडिविजुअल हाउसेस, और ये जो रिंग वेल्स हैं, ये सब इंडिविजुअल घर में, यानी कि हर घर के साथ पाई गई हैं। महाजनपद के जो घर थे, सबसे पहला भी हमने पढ़ा था, तो महाजनपद के जितने भी घर थे उन सभी घरों के साथ थी अटैच रिंग वेल, यानी कि अगर जितने घर हैं उतने रिंग वेल भी बनाई गई थी, सबके घर की अलग अलग रिंग वेल थी। We have hardly any remains of places, market or home or ordinary people. अब एक चीज सबसे जो सैड है वो ये है कि हमें मार्केट के, कि वहां पर बाजार भी लगते थे, या फिर ऑर्डिनरी पीपल, जो साधारण लोग थे, जो झोपड़ियां बना के रहते थे, उनके बारे में हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को पता नहीं लगा है। तो ना तो वो बाजारों के बारे में पता लगा पाए हैं कि बाजार कहाँ लगते होंगे, दूसरा जो साधारण लोग थे जो झोपड़ी में रहते थे। और इसका कारण क्या रहा है? Some are yet to be discovered by archaeologists, others made of wood, mud, bricks and thatches may not have survived. तो इसके बारे में हमारे आर्कियोलॉजिस्ट नहीं पता लगा पाए हैं, इसलिए क्योंकि ये पुराने जो घर हैं, गरीब लोगों के घर किसके बने होते होंगे? लकड़ियों से, मड से, ब्रिक से एंड छप्पर डला होता होगा ऊपर, और इसलिए ये ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाए, यानी कि ये जल्दी ही खत्म हो गए होंगे। और यही कारण है कि हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को ऑर्डिनरी घर कैसे बने होते थे, छप्पर वाले घर कैसे बने होते थे, गरीब लोग कहाँ रहते थे, वो ये पता नहीं लगा पाए, केवल आइडिया लगा सकते हैं उसके लिए। ओके, यस मैम। चलिए, तो अभी हमने देखिए पढ़ा था, एक तो स्टोरी पढ़ी थी, हमें उस स्टोरी के थ्रू पता लग गया था कि लोग किस किस टाइप का काम करते थे, यानी कि महाजनपद में गार्डनर भी होते थे, घोड़े वाला आदमी भी आया था, घोड़े वाले आदमी भी होते थे। दूसरा अभी हमने क्या पढ़ा है, ये जो कार्विंग की गई है, दैट मीन्स कि उस टाइम पे नक्काशी करने वाले लोग भी थे जो बहुत सुंदर सुंदर पैटर्न बनाते थे। तीसरी चीज एक और पढ़ी अभी हमने कि लोग उस टाइम पे कैसी दीवारें बनवाते थे, रिंग वेल, रिंग वेल बनाते थे, यानी कि घेरेदार दीवारें, और ये बनाई जाती थी ड्रेनेज के लिए, जहां पर वो अपने कूड़े करकट को इकट्ठा करते थे। अब मैंने देखिए अभी बताया था आपको कि हमें ट्रैवलर के बारे में भी पढ़ना है, कौन सा यात्री था जो यहाँ पर आया था और उसने हमें यहाँ के बारे में बताया। तो अनदर वे ऑफ फाइंडिंग अबाउट अर्ली सिटीज, पुराने नगरों के बारे में जानने का एक और तरीका कौन सा है? अकाउंट्स ऑफ सेलर्स, यानी जो नाविक आए थे, नाव से हमारे देश में आ गए थे, वो किसी और दूसरी कंट्री से हमारे देश में आए थे, उन्होंने जो लिखा है यहाँ के बारे में, तो उसके थ्रू भी हमें नगरों के बारे में पता लगता है। क्या देखा उसने वही तो लिखा होगा, तो जो उसने लिखा है उसके थ्रू हमें यहाँ के बारे में पता लगता है। तो one of the most detailed account that has been found was by an unknown Greek sailor. एक ग्रीक से एक नाविक आया था, उसने यहाँ के बारे में लिखा है और उससे हमें यहाँ के बारे में पता लगता है। तो उसने किस किस के बारे में लिखा है? पोर्ट्स के बारे में, जिन पोर्ट्स पे वो गया था। पोर्ट्स क्या होते हैं जानते हैं आप सभी? यस मैम। यस, पोर्ट क्या होते हैं? मैम जहाँ पर नाव रुकती है। यस, वेरी गुड। तो पोर्ट होते हैं, पोर्ट इज द प्लेस वेयर शिप एंड बोट आर रेडी टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, सामान के लिए, सामान को लाने ले जाने के लिए खड़ी रहती है जहां पर नाव, जिसे बंदरगाह भी कहा जाता है। ठीक है, और हमारे इंडिया में है सब, बहुत सारे हैं, फिलहाल सबसे फेमस जो है वो है विशाखापट्टनम का तूतीकोरिन में। चलिए, तो हमें यहाँ पर एक सेलर के बारे में दिया है, ग्रीक सेलर था जो आया था, उसने यहाँ के सारे पोर्ट के बारे में बताया है। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है भरूच। भरूच हमें देखना है मैप 7 में, ये फिलहाल अभी हमारे चैप्टर में नहीं, आगे आने वाले चैप्टर में है। तो उसने सिटी के बारे में क्या बताया है वो हमें यहाँ पर दिया हुआ है इस वाले पैराग्राफ में। तो भरूच क्या है, अभी देखिए, भरूच आदमी का नाम है या जगह का नाम है, अभी ये भी क्लियर नहीं है, अभी हम इस पैराग्राफ में पढ़ते हैं। तो ये स्टोरी है द बर्य गाजा। अब इसमें क्या बताया, देखिए ध्यान से सुनना है सभी को, क्योंकि ये सैलर जो था ना, जो सैलर आया था ग्रीक से, उसके बारे में हमें बताया है यहाँ पर, उसने क्या लिखा था
उस वही चीज हम पढ़ेंगे। तो ग्रीक नेम फॉर भरूच, तो भरूच ये देखिए हमें दिया है बरे गाजा, जिसको यूनान में, ग्रीक मीन्स होता है यूनानी लैंग्वेज, ये आप सभी को याद रखना है क्योंकि बहुत आपने ग्रीक लैंग्वेज बहुत बार सुना होगा ना। तो ग्रीक मतलब यूनान, यस अगर यस कोई मैम। ग्रीक किंग होगा यानी यूनान का राजा, और अगर ग्रीक लैंग्वेज है यानी कि यूनानी लैंग्वेज। ओके, तो यूनानी लैंग्वेज में भरूच को क्या कहा जाता है, बरिया गाजा को यूनानी लैंग्वेज में भरूच कहा जाता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर किसके यस बारे में मैम। पढ़ने हैं, बरिया गाजा, जिसको यूनानी में भरूच कहा जाता है। अब ये था क्या भाई, हमें इसके बारे में पढ़ना है क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड है। तो गल्फ इज वेरी नैरो एट बरे गाजा एंड वेरी हार्ड टू नेविगेट फॉर दोज कमिंग फ्रॉम द सी। तो ये एक जगह है भरूच, भरूच वो जगह है जो बहुत ही तंग थी, यानी कि समुद्र के रास्ते से अगर किसी एरिया में जाएं तो एक ऐसा रास्ता जो बहुत ही तंगी वाला हो। जैसे आप लोग भी कहीं जाते हैं बीच, मान लो आप लोग कहीं जा रहे हैं, पहले के टाइम पे तो बैलगाड़ियां चलती थी, कभी हमें ऐसा, अगर मान लो एक ऐसा पुल मिलता है जो लकड़ियों का बना हुआ है, जिसमें फट्टे लगाए गए होते हैं, बड़े बड़े लकड़ी के बड़े बड़े से फट्टे, तो उस पे जब हम जाते हैं तो डर लगता है ना चलते हुए, ऐसा लगता यस है कि मैम। कहीं गिर ना जाए धड़ाम से पानी में, नदी में ना गिर जाए। तो सेम ऐसे यस ही मैम। यहाँ पर दिया है हमें भरूच के बारे में, ये ऐसी जगह थी जो बहुत ही पतली सी थी, यानी कि यहाँ से नाव लेके जाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि नाव को चलाना यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हार्ड था, क्योंकि ये जो रास्ता है ना, ये बिल्कुल जैसे सांप जैसे चलता है, टेढ़ा मेढ़ा ऐसे ही होता था, नैरो सा। तो ये जो भरूच है ये ऐसी जगह थी जो बहुत ही तंग थी, और इतनी दूर में नाव चला के लेके जाना बहुत हार्ड था। वेरी हार्ड टू नेविगेट फॉर दोज कमिंग फ्रॉम द सी, तो जो भी समुद्र से आ रहा हो उसके लिए इस भरूच पे नाव चलाना बहुत ही मुश्किल था। शिप हैड टू बी स्टेयर्ड इन बाय स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस्ड लोकल फिशरमैन हु वर एम्प्लॉयड बाय द किंग। तो जब भी राजा इस रास्ते से कुछ मंगाते थे, यानी कि भरूच के रास्ते से कुछ मंगाते थे, अगर राजा इनको कुछ भी मंगाना होता था, तो ये किसको देते थे नाउ, स्किलफुल, यानी कि जो कुशल होते थे, जो इस रास्ते से निकाल ले जाएं, एंड एक्सपीरियंस लोकल फिशरमैन, ऐसे फिशरमैन, ऐसे मछुआरों को जो पहले से ये काम कर चुके होते थे। तो जो एक्सपीरियंस्ड होते थे एंड जो स्किलफुल होते थे, राजा छांट करके उन्हीं पर्सन को ये काम सौंपते थे, इस रास्ते से जाने का काम। अब दूसरी चीज एक और आती है कि भाई जब ये रास्ता इतना खराब है तो इस जगह पे जाने की क्या जरूरत है, दूसरे रास्ते से चले जाए ना। लेकिन ये जो रास्ता है ये एक ऐसा रास्ता था जिससे बहुत सारी चीजें मंगाई जाती थी। देखिए, इंपोर्ट की जाती थी, अगर एक्सपोर्ट होता तो निर्यात, यानी कि अपने देश से बाहर भेजना। इंपोर्ट का मतलब होता है अपने देश में मंगाना। ठीक है, इंपोर्ट और यस एक्सपोर्ट, मैम। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट याद रखना है। इंपोर्ट का मतलब अपने देश में मंगाना, और एक्सपोर्ट का मतलब अपने देश से बाहर भेजना। तो यहाँ पर ये चीजें इंपोर्ट की जा रही हैं। अभी एक्सपोर्ट भी दिया गया आपको नीचे, पहले हम इंपोर्ट पढ़ेंगे। क्या क्या चीजें थी जो भरूच के रास्ते से मंगाई जाती थी, हमारे देश में आती थी। तो देखिए, पहली है वाइन यानी कि शराब, दूसरी क्या है, कॉपर, टिन, लीड, कोरल डिपॉजिट यानी कि मूंगा मोती, टोपाज, जिसका जो एक ट्रांसपेरेंट चीज होती है जिसका इस्तेमाल किया जाता है वॉच वगैरह बनाने में। इसके अलावा क्लॉथ, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। तो ये ऐसी चीजें थी जो भरूच के रास्ते से हमारे देश में मंगाई जाती थी। अब एक्सपोर्ट होने वाली चीजें कौन कौन सी हैं, तो एक्सपोर्ट फ्रॉम द टाउन इंक्लूडिंग प्लांट्स फ्रॉम द हिमालयस, तो हिमालय की जो जड़ी बूटी हैं वो भेजी जाती थी दूसरे देशों में, प्लांट्स फ्रॉम द हिमालय रेंज। तो जो हमारे देश में हिमालय है ना, उसमें जंगल हैं और उन जंगलों में जड़ी बूटियां पाई जाती हैं बहुत सारी। तो ये जड़ी बूटियां दूसरे देशों में भेजी जाती थी। एवोरी, एजिट, कैरेलियन, कॉटन्स, अब ये सारे आपको दिए हैं उन जड़ी बूटियों के फॉर्म्स नाम। और इसके अलावा देखिए, कॉटन, सिल्क एंड परफ्यूम, ये सारी चीजें भी हमारे देश से दूसरे देशों में भेजी जाती थी। अब देखिए, परफ्यूम भी भेजा जाता था। ठीक है, मैम परफ्यूम को हिंदी में क्या कहते हैं? इत्र, इत्र कहा जाता है।
चलिए, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होने वाली चीजें पता लग गई आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। अब देखिए, जो व्यापारी हैं जो दूसरे देशों से आते थे, सामान तो लाते ही थे, साथ के साथ राजा को खुश करने के लिए, कि जो राजा है, क्योंकि जब ये आते थे ना तो कुछ टाइम के लिए रुकते भी थे महलों में, क्योंकि पहले नाव से यात्रा करना जो है उसमें काफी टाइम लगता था, महीने भर लग जाते थे, और आए और तुरंत फिर चल दें तो इससे काफी परेशानी होती थी इन्हें। इसलिए जब ये आते थे ना तो राजा के महल में रुकते थे कुछ दिनों तक। तो इसलिए जब भी आते थे अपने साथ बहुत सारे गिफ्ट लेके आते थे। अब क्या क्या लाते थे देखिए, जो व्यापारी हैं वो राजा के लिए क्या क्या गिफ्ट लाते थे, तो इसमें देखिए वेसल्स ऑफ सिल्वर, चांदी के बर्तन, सिंगिंग बॉयज, गाने वाले लड़के जो बहुत ही सुंदर गाना गाते हो, बहुत सुंदर तबला बजा लेते हो, हारमोनियम बजा लेते हो, तो ऐसे पर्सन्स को लाते थे राजा के लिए। दूसरा, ब्यूटीफुल वुमेन, सुंदर सुंदर स्त्रियां जो राजा के महल में डांस कर सकें। आपने पुराने सीरियल देखे होंगे अगर उसमें कोई, तो देखा होगा कि जब राजा बैठे होते हैं तो उसमें बहुत सारी डांसर्स होती हैं जो डांस करती हैं, देखा होगा ना? यस तो यस देखिए, ये लोग जब आते थे तो गिफ्ट में क्या लाते थे? चांदी के बर्तन, गाने वाले लड़के, नाचने वाली ब्यूटीफुल सुंदर सुंदर औरतें, फाइन वाइन्स, शराब अच्छी क्वालिटी की वाइन, एंड फाइन क्लॉथ्स, कपड़े। जहां से आते थे ये वहां से सामान भी लेके आते थे। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल थिंग्स इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड फ्रॉम बरियागाचा। तो कौन कौन सी चीजें हैं जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जाती थी, ये सारी चीजें हमें दी हुई हैं। दूसरा क्या दिया है? अंडरलाइन अ लिस्ट टू थिंग्स दैट वर नॉट इन यूज ड्यूरिंग हड़प्पा टाइम्स। चलिए, अब एक चीज और हमसे पूछा गया है कि हड़प्पा के टाइम पे, अभी आपको हड़प्पा का याद होगा ना, हड़प्पा के टाइम पे लोग इनमें से किन चीजों के बारे में नहीं जानते थे? तो क्या वो लोग वाइन के बारे में जानते थे? नो नो मैम। मैम। तो हमने वाइन नहीं पढ़ी थी वहां पर। कॉपर के बारे में जानते थे वो लोग? यस नो मैम। मैम। कॉपर कॉपर के बारे में जानते थे वो लोग। उनके जो गहने मिले थे उसमें वो लोग कॉपर के गहने भी बनाते थे, तांबे के बनाते थे ना गहने। टिन का यूज भी जानते यस थे, मैम। लीड का यूज भी जानते थे, कोरल एंड टोपाज। टोपाज का यूज नहीं जानते थे एंड कोरल भी नहीं जानते थे। क्लॉथ्स तो थे ही उनके पास। एंड गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर का यूज करते थे वो लोग, लेकिन कॉइन्स नहीं यूज करते थे, गहने यूज करते थे। ये कॉइन्स का यूज बाद में होने लगा है। यस ठीक है, चलिए अब आते हैं। अब हमें जो नेक्स्ट चीज पढ़नी है, अभी हम कॉइन्स के बारे में बहुत चीजें पढ़ते आ रहे हैं, अब हमें ये पढ़ना है कि भाई कॉइन्स किस रूप में थे। क्या आज के टाइम पे जैसे हम लोग जाते हैं 1 रुपी 2 रुपी कॉइन, क्या ऐसे ही कॉइन्स होते थे? नहीं, अभी देखिए हमें कॉइन्स के बारे में पढ़ना है। ओके, तो यस आपको मैम। देखिए सुनना है ध्यान से, और इनका नाम क्या था ये भी ध्यान रखना है, कैसे बनाए गए थे ये भी ध्यान रखना है, क्या छापा गया था ये भी ध्यान रखना है। सारी चीजें हैं जो लर्न करने वाली है। जैसे आज के टाइम पे क्या होता है, पहले अभी जो 1 रुपी कॉइन आता था ना उसमें धान की बालियां बनाई गई होती थी, पैडी क्रॉप, याद है आपको? गेहूं की यस फसल। मैम। लेकिन यस अब मैम। जो आने लगी है उसमें नहीं होता। अब जो 1 रुपी कॉइन आता है उसमें नहीं होता है ना। अब क्या बना होता है 1 रुपी 2 रुपी कॉइन में? मैम उसमें यस, मैम सत्यमेव जयते छपा रहता है। अभी देखिए जो नोट आते हैं करेंसी, उसमें गांधी जी की फोटो छपी हुई होती है, पहले के टाइम पे छपी होती थी ना। यस मैम। चलिए अभी हमें इन कॉइन्स के बारे में पढ़ना है। तो ये कॉइन्स क्या थे? पंच मार्क कॉइन्स। पंच मार्क का मतलब जिसपे पंच करते हैं, पंच का मतलब क्या होता है? छापना। ठीक है, तो ये ऐसे कॉइन्स थे जिन पे पंचिंग की जाती थी, छापा जाता था, पंच मार्क्ड कॉइन। पंच मार्क्ड कॉइन वर जनरली रेक्टेंगुलर और समटाइम्स स्क्वायर और राउंड इन शेप। तो ये देखिए, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, अभी जो हम कॉइन्स देखते हैं बिल्कुल गोल गोल होता है, राउंड शेप में, सर्कल की तरह। लेकिन पहले के टाइम पे ऐसे कॉइन्स नहीं होते थे, ये सब टाइप के होते थे। इसमें से कुछ स्क्वायर भी होते थे, कुछ राउंड शेप में होते थे, कुछ रेक्टेंगुलर भी होते थे। तो काफी सारी शेप्स में बनाए जाते थे। और बनाए किस चीज के जाते थे? मीटल सीड्स वर मेड ऑफ फ्लैटेन मीटल ग्लोबुलस, अ स्मॉल स्फेरिकल बॉडी। तो ये कैसे बनाए जाते थे? मीटल सीड से, किसी धातु की
सीड से। जैसे अभी हमारे पास जो कॉइन आता है ना, वो भी किसका बना होता है? मेटल सीड्स का, धातु का ही बना होता है ना वो भी। यस मैम। तो ये जो पहले बनाए जाते थे, ये भी मेटल से ही बनाए जाते थे। ग्लोबुलस, जिसका मतलब होता है स्मॉल स्फेरिकल बॉडी, यानी कि कैसे बनाए गए हैं? स्फेरिकल, गोलाकार आकार में। द कॉइन्स वर नॉट इंस्क्राइब्ड बट वर स्टैम्प्ड विद सिंबल यूजिंग डाइज और पंच। तो ये जो कॉइन्स हैं ये इंस्क्राइब नहीं होते थे। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है ना, हमारे यहाँ जो सिक्के आते हैं उसमें पंचिंग नहीं की जाती, वो मशीन से छाप के बनाए जाते हैं, तभी तो सारे एक तरह दिखते हैं ना। लेकिन यस जो मैम। पहले के जो सिक्के हुए थे इनमें पंचिंग की जाती थी, पंच मार्क को इनको क्या किया जाता था? कलर किया जाता था और पंच किया जाता था। These coins are found over most parts of the subcontinent and remained in circulation till the early centuries. ये जो हमारे कॉइन्स हैं ये हमारे सबकॉन्टिनेंट के बहुत सारे पार्ट से मिले हैं, यानी कि इनका यूज बहुत ज्यादा होता था महाजनपद के टाइम पे। ठीक है, कॉइन्स, अब कॉइन्स के बारे में पढ़ना है हमें। देखिए, यू मे हैव नोटिस हाउ वेल्थ इज मेजर्ड। तो अब कैसे पता लगेगा भाई कि जो हमारा राजा है वो कितना पैसे वाला है? तो यानी कि जिस राजा ने तांबे के सिक्के चलवाए वो गरीब है थोड़ा, जिसने चांदी के सिल्वर के कॉइन्स चलवाए यानी कि वो उससे ज्यादा पैसे वाला है, और जिसने गोल्ड कॉइन्स चलवाए यानी कि वो सबसे ज्यादा पैसे वाला है। यही तो पता लगेगा ना। यस मैम। तो जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट है वो कैसे पता लगाते हैं भाई कि कौन सा किंग ज्यादा पॉपुलर है? तो देखिए क्या होता है ना, उन्होंने खुदाई की, उनको मान लो जब कभी किसके मिले? ब्रॉन्ज कॉइन्स मिले, तांबे के कॉइन्स मिले, तब वो क्या कहेंगे? पता लगाएंगे। उनको क्या पता लगेगा कि ये जो राजा था ना वो बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं था, बहुत ज्यादा पैसे वाला नहीं था, क्योंकि इसने कौन से सिक्के चलवाए हैं? ज्यादा ब्रॉन्ज के। इसी तरीके से जिसने सिल्वर कॉइन चलवाए यानी कि वो राजा ब्रॉन्ज वाले से ज्यादा पैसे वाला रहा होगा, तभी तो उसने सिल्वर के कॉइन्स बनवाए। और गोल्ड कॉइन्स को चलवाने वाला ज्यादा पैसे वाला है, ज्यादा उसको ज्यादा इनकम होती होगी। चलिए, तो अभी हमें पढ़ना है इस कॉइन्स वाले पैराग्राफ के बारे में। यस, तो द स्टोरी ऑन पेज नंबर 82। तो पेज नंबर 82 पे अभी हमने एक स्टोरी पढ़ी थी उसी क्लेवर पुअर मैन की, याद है ना आप सभी को? चूहे यस वाले मैम। आदमी की। तो उसको बहुत सारे सिक्के मिले थे। पहले उसे दिए थे गार्डनर ने, बाद में हॉर्समैन ने भी कॉइन्स दिए थे। तो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को भी हजारों सिक्के मिले हैं। उन्होंने बहुत सारी सर्च की है, उनको हजारों सिक्के मिले हैं। द अर्लीस्ट कॉइन्स विच वर इन यूज फॉर अबाउट 500 वर पंच मार्क कॉइन्स। तो हमारे जो सबसे पुराने जो सिक्के हैं उनका इस्तेमाल कब किया गया? 500 years were punchmark coins such as the one shown below, यानी कि 500 साल पहले, केवल 500 साल पहले। आज से the earliest coins were in use for about 500 years वर नहीं, सॉरी, एक चीज मिस्टेक हो गई। तो ये जो पंचमार्क कॉइन्स है इनका इस्तेमाल 500 सालों तक किया गया, यानी कि इतने टाइम तक जो सिक्के बनाए गए 500 सालों तक केवल इसी टाइप के पंचमार्क कॉइन्स ही यूज किए जाते थे, जिनकी हमें पिक्चर दी हुई है यहाँ नीचे। ये देखिए, ये दिख रहे हैं ना आपको कॉइन्स? पहले के टाइम पे ऐसे ही सिक्के बनाए जाते थे, यानी कि यस मैम। वो जो क्लेवर पुअर मैन था ना, उसने जब जो भी काम किया, पहले गार्डनर ने भी उसे इसी टाइप के कॉइन्स दिए रहे होंगे, और बाद में जो हॉर्समैन आया था उसने भी उसे इसी टाइप के कॉइन्स दिए थे। तो इस टाइप के कॉइन्स मिले थे उसे। चलिए, अब बाकी अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हमें क्या पढ़ना है? देखिए, सिटीज विद मैनी फंक्शंस। तो अभी हमने क्या पढ़ा है कि कौन कौन से सिक्के थे, किस कामों के लिए उसका यूज होता था, क्या चीजें मंगाई जाती थी, क्या चीजें भेजी जाती थी। अब नेक्स्ट क्लास में हमें पढ़ना है पुरानी कंट्री जहां पर कृष्ण जी का जन्म हुआ था, मथुरा। तो ये मथुरा क्यों फेमस रहा था आपको पता है? अर्लीस्ट सिटीज में, पुराने नगरों में मथुरा बहुत फेमस है। अब ये क्यों फेमस था हमें इसके बारे में पढ़ना है, बट नेक्स्ट क्लास में। ओके, यस मैम। चलिए, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब कृष्णा जी की नगरी, भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा के बारे में पढ़ना है हमें।
ये क्यों फेमस थी, यहाँ पर क्या क्या चीजें थी जो बाकी जगहों से डिफरेंट थी, ये सारी चीजें हमें नेक्स्ट क्लास में पढ़नी है, ठीक है। और उसके बाद Yes. नेक्स्ट एक और पैराग्राफ है हमारा, क्राफ्ट एंड क्राफ्ट पर्सन, लोग क्या बनाते थे। चलिए तो आज के लिए इतना ही, किसी को कोई डाउट? नो मैम। No, ma'am. ओके बेटा, तो आज के लिए इतना ही अभी, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके स्टूडेंट, गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय।